ईरान का सबसे बहादुर बादशाह कोरोश आजम की सच्ची तारीखी कहानी, एक पेशगोई जिसने सल्तनत हिला दी। कदीम ज़माने में मशरक़ वस्ता की सरजमीन पर एक अजीम खित्ता था जिसे पर्शिया कहा जाता था। ये ज़मीन पहाड़ों, रेगिस्तानों और सरसब्ज मैदानों से भरी हुई थी। यहाँ बहादुर सिपाही पैदा होते थे और ताकतवर सल्तनतें उभरती थीं। उसी सरजमीन पर एक ताकतवर बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम था एस्टायजस। वो मीडियन एम्पायर का हुक्मरान था और इसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। इसके महल में सोने के सुतून थे, दीवारों पर कीमती पत्थर जुड़े हुए थे और इसके दरबार में दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अमीर और सरदार बैठते थे। लेकिन ताकत और दौलत के बावजूद बादशाह के दिल में एक खौफ हमेशा मौजूद रहता था। एक रात ऐसी आई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। खौफनाक ख्वाब। एक रात बादशाह गहरी नींद सो रहा था। अचानक उसने एक अजीब ख्वाब देखा। इसने देखा कि उसकी बेटी के बतन से एक ऐसा दरख्त उग रहा है जिसकी शाखें पूरी दुनिया में फैल रही हैं। वो दरख्त इतना बड़ा हो जाता है कि इसकी सल्तनत इसके नीचे छप जाती है। बादशाह घबरा कर उठ बैठा। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसने फौरन अपने दरबार के नजूमियों और दानिश्वरों को बुलाया। दरबार में खामोशी छा गई। बादशाह ने ख्वाब सुनाया और पूछा, इस ख्वाब का क्या मतलब है? नजूमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उनमें से एक बूढ़ा नजूमी आहिस्ता से बोला, बादशाह सलामत, ये ख्वाब आम नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी बेटी का बेटा एक दिन आपकी सल्तनत पर हुकूमत करेगा। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह के चेहरे का रंग बदल गया। उसके दिल में खौफ और गुस्सा दोनों पैदा हो गए। जालिमाना फैसला। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि अगर उसकी बेटी के यहाँ बेटा पैदा हो तो उसे जिंदा न छोड़ा जाए। उसकी बेटी का नाम था मेंडेन। कुछ वक्त बाद उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। वो बच्चा बहुत खूबसूरत था, लेकिन बादशाह के दिल में सिर्फ खौफ था। उसने अपने काबिल एतमाद सिपाहसालार हरपिगस को बुलाया और हुक्म दिया, इस बच्चे को ले जाओ और इसे खत्म कर दो। ये हुक्म सुनकर सिपाहसालार के दिल में हलचल मच गई। वो एक बहादुर सिपाही था, मगर बेगुनाह बच्चे को मारना इसके लिए आसान नहीं था। किस्मत का फैसला। सिपाहसालार बच्चे को लेकर महल से निकल गया, लेकिन जब वो पहाड़ों के करीब पहुंचा तो इसका दिल पसीज गया। इसने सोचा, अगर मैं इस मासूम बच्चे को मार दूंगा तो शायद खुदा मुझे कभी मुआफ नहीं करेगा। उसी वक्त उसे एक चरवाहा मिला जिसका नाम था मिथ्रिडेट्स। सिपाहसालार ने बच्चे को उसके हवाले कर दिया और कहा, इस बच्चे को दूर ले जाओ और किसी को उसके बारे में मत बताना। चरवाहा और उसकी बीवी बे औलाद थे। इन्होंने इस बच्चे को अपने बेटे की तरह पालने का फैसला किया। यही बच्चा आगे चलकर दुनिया को हिला देने वाला था। इस बच्चे का नाम था कोरोश, यानी साइरस द ग्रेट, एक चरवाहे का बेटा या मुस्तकबिल का बादशाह। साल गुजरते गए। कोरोश पहाड़ों और मैदानों में खेलते हुए बड़ा होने लगा। वो आम बच्चों जैसा नहीं था। इसमें अजीब सी बहादुरी और क़यादत की सलाहियत थी। जब बच्चे खेल खेल में बादशाह और सिपाही का खेल खेलते तो सब कोरोश को बादशाह बनाते थे। वो इंसाफ से फैसले करता और सब इसकी बात मानते थे। चरवाहा भी हैरान था। वो सोचता, ये लड़का आम नहीं है। सच्चाई का इंकिशाफ। एक दिन एक अजीब वाकया हुआ। खेल के दौरान कोरोश ने एक अमीर ज़ादे को सज़ा दे दी क्योंकि इसने खेल के उसूल तोड़े थे। वो अमीर ज़ादा गुस्से में अपने बाप के पास गया। उसका बाप दरबार का एक अमीर सरदार था। जब ये मामला बादशाह के सामने पहुंचा तो कोरोश को दरबार में बुलाया गया। जब बादशाह ने इस लड़के को देखा तो उसे एक अजीब एहसास हुआ। इस लड़के की आंखें, इसका चेहरा, इसकी शख्सियत किसी न किसी तरह शाही खानदान से मिलती थी। बादशाह को शक होने लगा। तहकीकात शुरू हुए।
आखिरकार हकीकत सामने आ गई। ये लड़का कोई आम चरवाहे का बेटा नहीं था, ये तो बादशाह का अपना नवासा था, वही बच्चा जिसे मारने का हुक्म दिया गया था। बादशाह हैरान रह गया, लेकिन अब वो समझ गया कि तकदीर को कोई नहीं बदल सकता। एक नई तकदीर। बादशाह ने फैसला किया कि कोरोश को उसके असल वालिदैन के पास भेज दिया जाए। उसके वालिद थे कैम्बाइजेस पहला, जो अनशन के हुक्मरान थे। अब कोरोश शाही खानदान में वापस आ गया, लेकिन इसके अंदर चरवाहे की जिंदगी की सादगी और बहादुरी दोनों मौजूद थी। यही खुसूसियात उसे एक अजीम हुक्मरान बनाने वाली थी। मगर अभी इसकी असल कहानी शुरू भी नहीं हुई थी। आने वाले सालों में यही नौजवान दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत कायम करने वाला था। बगावत जिसने तारीख बदल दी। में आपने पढ़ा कि किस तरह एक मासूम बच्चा जिसे मारने का हुक्म दिया गया था, तकदीर के फैसले से जिंदा बच गया। वही बच्चा बड़ा होकर तारीख के अजीम तरीन बादशाहों में शामिल हुआ। इस नौजवान का नाम था साइरस द ग्रेट। अब इसकी जिंदगी का वो मरहला शुरू होने वाला था जो पूरी दुनिया की तारीख बदलने वाला था। शाही खानदान में वापसी। जब हकीकत सामने आई तो कोरोश को उसके असल वालिदैन के पास भेज दिया गया। उसके वालिद थे कैम्बाइजेस पहला, और वो अनशन के हुक्मरान थे। ये इलाका पर्शिया का हिस्सा था। कोरोश अब शाही महल में रहने लगा, लेकिन इसकी शख्सियत आम शहजादों जैसी नहीं थी। इसने बचपन चरवाहों के दरमियान गुजारा था। इसे सख्त जिंदगी की आदत थी। वो मैदानों में घोड़े दौड़ाता, तीर अंदाजी करता और सिपाहियों के साथ मशक़ें करता। जल्द ही सबको मालूम हो गया कि ये नौजवान गैर मामूली है। जुल्म की खबरें। उस जमाने में कोरोश के नाना एस्टायजस अब भी मीडियन एम्पायर पर हुकूमत कर रहा था, लेकिन वक्त के साथ इसकी हुकूमत सख्त और जालिमाना हो गई थी। लोग टैक्सों से परेशान थे, सिपाहियों को सख्त सजाएं दी जाती थीं। दरबार में भी खौफ का माहौल था। खास तौर पर एक शख्स के दिल में आग जल रही थी। वो था वही सिपा सालार जिसे कभी बचे कोरोश को मारने का हुक्म दिया गया था। उसका नाम था हरपिगस। इंतकाम की आग। हारूपागस के दिल में बादशाह के खिलाफ शदीद नफरत थी, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया था जब बादशाह ने उसे सख्त सजा दी थी। वो दिन हारूपागस कभी नहीं भूला। उसीलिए वो एक ऐसे शख्स की तलाश में था जो इस जालिम बादशाह के खिलाफ खड़ा हो सके। जब उसने कोरोश के बारे में सुना तो उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई। इसने खुफिया तौर पर कोरोश को पैगाम भेजा। पैगाम में लिखा था, तुम सिर्फ एक शहजादा नहीं हो, तुम एक ऐसी तकदीर के मालिक हो जो सल्तनतें बदल सकती है। खुफिया इत्तिहाद। कोरोश ने ये पैगाम पढ़ा तो वो गहरी सोच में पड़ गया। इसे बचपन की कहानी याद आई। वही बादशाह, वही हुक्म जिसमें इसे मारने का फैसला किया गया था। इसने फैसला किया कि वो जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा। आहिस्ता आहिस्ता उसने फारिस के कबाइल को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। सिपाही इसके साथ शामिल होने लगे। लोग उसकी बहादुरी और इंसाफ की बातें सुनकर इसके साथ आ गए। ये सब कुछ खुफिया तौर पर हो रहा था, लेकिन जल्द ही बगावत की आग फैलने लगी। जंग का आगाज। आखिर वो दिन आ गया जब कोरोश ने बगावत का ऐलान कर दिया। अब जंग होने वाली थी। एक तरफ ताकतवर सल्तनत थी, मीडियन एम्पायर, और दूसरी तरफ एक नौजवान शहजादा, लेकिन इसके साथ अवाम का एतमाद था। जंग के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने खड़ी थीं। गर्द वाओ गुबार से आसमान भर गया। सिपाहियों के हाथों में तलवारें चमक रही थीं। कोरोश अपने घोड़े पर सवार था। इसकी आंखों में अज़्म था। फैसला किन लम्हा। जंग शुरू हुई। तलवारों की झुनकार और घोड़ों की टापों से मैदान गूंज उठा। लेकिन अचानक एक हैरान किन वाक़या हुआ। बादशाह की फौज के कई सिपाही कोरोश की तरफ आ गए, क्योंकि वो हारूपागस के खुफिया मंसूबे का हिस्सा थे। अब जंग का रुख बदल चुका था।
आखिरकार बादशाह की फौज शिकस्त खा गई। कोरोश की फौज ने दारुल हुकूमत एकबेटना पर कब्जा कर लिया। एक नई सल्तनत का आगाज। इस फतह के बाद कोरोश ने एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी। ये सल्तनत तारीख में अचेमेनिड एम्पायर के नाम से मशहूर हुई। ये सल्तनत जल्द ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने वाली थी। लेकिन कोरोश की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो दुश्मनों के साथ भी इंसाफ करता था। उसने अपने नाना को कत्ल नहीं किया, बल्कि उसे इज्जत के साथ जिंदा रहने दिया। यही वजह थी कि लोग उसकी इज्जत करते थे। एक अजीम सफर की शुरुआत। अब कोरोश सिर्फ फारिस का हुक्मरान नहीं था, वो एक ऐसी सल्तनत बनाने जा रहा था जो एशिया के बड़े हिस्से पर फैल जाएगी। इसके अगले हदफ थे ताकतवर रियासतें, अमीर शहर और अजीम सल्तनतें, खास तौर पर एक शहर जिसकी दौलत पूरी दुनिया में मशहूर थी, बेबीलोन। लेकिन इस शहर को फतह करना आसान नहीं था। इसके गर्द मजबूत दीवारें थीं और एक बड़ी फौज उसकी हिफाजत करती थी। मगर कोरोश के इरादे भी मजबूत थे। तारीख एक बाबल की हैरान किन फतह। अब तक आपने देखा कि किस तरह एक नौजवान शहजादा साइरस द ग्रेट ने बगावत करके एक नई सल्तनत कायम की जिसे अचेमेनिड एम्पायर कहा जाता है। लेकिन कोरोश के ख्वाब इससे भी बड़े थे। वो एक ऐसी सल्तनत बनाना चाहता था जो इंसाफ और ताकत दोनों की अलामत हो। और इस ख्वाब की राह में एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी थी। वो था अजीम और अमीर शहर बेबीलोन, दुनिया का अमीर तरीन शहर। उस जमाने में बाबल दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर शहरों में शुमार होता था। ये शहर आज के इराक के इलाके में वाक़ था। शहर के गर्द बहुत बड़ी और मजबूत दीवारें थीं। कहा जाता है कि ये दीवारें इतनी चौड़ी थीं कि उन पर रथ दौड़ सकते थे। इन दीवारों के अंदर अजीम महल्लात, बागात और मंदिर थे। बाबल का बादशाह था नबोनिडिस। वो एक ताकतवर हुक्मरान था, लेकिन इसके दूर में लोगों में बेचैनी बढ़ने लगी थी। कोरोश का फैसला। कोरोश जानता था कि अगर वो बाबल को फतह कर ले तो उसकी सल्तनत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। लेकिन ये शहर ताकत से फतह करना तकरीबन नामुमकिन था। इसलिए कोरोश ने एक मुख्तलिफ मंसूबा बनाया। इसने अपनी फौज के साथ बाबल की तरफ मार्च शुरू किया। हजारों सिपाही, घोड़े और रथ इसके साथ थे। जब कोरोश की फौज शहर के करीब पहुंची तो बाबल के दरवाजे बंद कर दिए गए। शहर के लोग दीवारों के अंदर महफूज थे, लेकिन कोरोश ने हिम्मत नहीं हारी। हैरान किन मंसूबा। बाबल के दरमियान से एक अजीम दरिया बहता था जिसे यूफ्रेटीज रिवर कहा जाता है। कोरोश ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि दरिया का पानी दूसरी तरफ मोड़ दिया जाए। सिपाहियों ने रात भर मेहनत की। इन्होंने नहरें खोदें और दरिया का रुख बदल दिया। आहिस्ता आहिस्ता दरिया का पानी कम होने लगा। जब पानी घट गया तो दरिया का रास्ता शहर के अंदर दाखिल होने के काबिल हो गया। खामोश फतह। रात के अंधेरे में कोरोश के सिपाही दरिया के खुश्क रास्ते से शहर के अंदर दाखिल हो गए। बाबल के लोग इस वक्त एक जश्न मना रहे थे। इन्हें खबर ही ना हुई कि दुश्मन शहर के अंदर पहुंच चुका है। सुबह होने तक शहर पर कब्जा हो चुका था। ये तारीख की सबसे हैरान किन फतूहात में से एक थी। बाबल बगैर बड़ी जंग के फतह हो गया। इंसाफ का बादशाह। जब कोरोश शहर में दाखिल हुआ तो लोगों को लगा कि अब तबाही आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोरोश ने ऐलान किया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसने लोगों को मजहबी आज़ादी दी। उसने बहुत से कैदियों को आज़ाद कर दिया। यही वजह है कि तारीख में इसे एक इंसाफ पसंद हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है। उसी ज़माने की एक मशहूर चीज़ है जिसे साइरस सिलेंडर कहा जाता है। इसमें कोरोश के इंसाफ और आज़ादी के उसूल लिखे गए थे। कुछ मुअर्रिखीन उसे दुनिया के इब्तिदाई इंसानी हुकूक के ऐलानों में शुमार करते हैं। एक अजीम सल्तनत। बाबल की फतह के बाद कोरोश की सल्तनत बहुत वसी हो गई।
इसकी हुकूमत के इलाके फैल गए। ईरान, टर्की, इराक, सीरिया और वस्ती एशिया के कई इलाके। अब दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत वजूद में आ चुकी थी। लेकिन कोरोश सिर्फ एक फातेह नहीं था, वो एक ऐसा हुक्मरान था जो इंसाफ, रवादारी और हिकमत के लिए मशहूर हुआ। तारीख का अजीम बादशाह। वक्त के साथ कोरोश का नाम पूरी दुनिया में फैल गया। लोग इसे सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि एक अजीम रहनुमा मानते थे। उसी लिए आज भी तारीख में कोरोश आज़म को दुनिया के अजीम तरीन बादशाहों में शुमार किया जाता है। उसकी कहानी हमें ये सबक देती है कि ताकत के साथ इंसाफ भी होना चाहिए, क्योंकि असल अजमत सिर्फ फुतूहात में नहीं बल्कि लोगों के दिल जीतने में होती है। आखिरी जंग और पुरस्कार मौत। बाबल की अजीम फतह के बाद साइरस द ग्रेट का नाम पूरी दुनिया में फैल चुका था। अब उसकी सल्तनत अचेमेनिड एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत बन चुकी थी। मशरिक में उसकी सरहदें वस्ती एशिया तक पहुंच चुकी थीं और मगरिब में इसकी ताकत दूर दूर तक महसूस की जाती थी। लेकिन तारीख का एक उसूल है, जितनी बड़ी सल्तनत होती है इतने ही ज्यादा खतरात भी पैदा होते हैं। शुमाल की खतरनाक कबाइल। कोरोश की सल्तनत के शुमाल में एक ताकतवर जंगजू कौम रहती थी। ये लोग सख्त जान, बहादुर और बेखौफ थे। इन्हें कहा जाता था मैसेजेटे। ये कबाइल आज के सेंट्रल एशिया के इलाकों में रहते थे। वो घोड़ों पर तेजी से हमला करते और जंग में इंतहाई खतरनाक समझे जाते थे। उनकी मलका थी टॉमिरिस। वो एक बहादुर और ताकतवर हुक्मरान थी। एक मुश्किल फैसला। कोरोश जानता था कि अगर इन कबाइल को काबू में न रखा गया तो वो सल्तनत के लिए खतरा बन सकते हैं। उसी लिए उसने शुमाल की तरफ मुहिम का फैसला किया। इसकी फौज एक बार फिर सफर पर निकल पड़ी। हजारों सिपाही, घोड़े और रथ मैदानों से गुजरते हुए शुमाल की तरफ बढ़ने लगे। मलका टोमिरस का पैगाम। जब मलका टोमिरस को मालूम हुआ कि कोरोश की फौज इसकी सरजमीन की तरफ आ रही है तो उसने एक पैगाम भेजा। इसने कहा, ए कोरोश, अगर तुम जंग चाहते हो तो हम तैयार हैं, लेकिन अगर तुम अमन चाहते हो तो अपनी सरजमीन वापस चले जाओ। लेकिन कोरोश ने जंग का फैसला कर लिया था। जंग की चाल। कहा जाता है कि कोरोश ने एक चाल चलने का फैसला किया। इसने अपनी फौज का एक हिस्सा पीछे हटा लिया और एक बड़ा खेमा छोड़ दिया जिसमें बहुत सा खाना और शराब रखी हुई थी। जब मासागीताई जंगजू वहां पहुंचे तो इन्होंने खेमा देखा। वो अंदर दाखिल हुए और जश्न मनाने लगे, लेकिन इन्हें मालूम नहीं था कि ये एक मंसूबा है। जब वो बेखबर थे तो कोरोश की फौज ने अचानक हमला कर दिया। इस हमले में मलका टोमिरस के बेटे को कैद कर लिया गया। मलका का गुस्सा। जब मलका टोमिरस को अपने बेटे की गिरफ्तारी की खबर मिली तो वो शदीद गुस्से में आ गई। इसने कोरोश को पैगाम भेजा, तुमने धोखे से जंग जीती है, लेकिन याद रखो मैं तुम्हें खून से सैराब कर दूंगी। कुछ ही वक्त बाद एक अजीम जंग शुरू हुई। ये जंग तारीख की खूनरेज़ तरीन जंगों में शुमार की जाती है। आखिरी मरका। मैदान जंग में दोनों फौजें आमने सामने थीं। घोड़ों की टापों से जमीन लरज रही थी, तलवारें चमक रही थीं। ये जंग इंतहाई सख्त थी। आखिरकार एक ऐसा लम्हा आया जब जंग का रुख बदल गया। मासाजीताई फौज ने जबरदस्त हमला किया। कोरोश की फौज पीछे हटने लगी। उसी जंग में अजीम बादशाह कोरोश आज़म मारा गया। एक पुरस्कार रिवायत। कदीम मुअर्रिख हेरोडेटस के मुताबिक मलका टोमिरस ने कोरोश के जिस्म को तलाश किया। कहा जाता है कि उसने एक बर्तन खून से भरवाया और कहा, तुम खून के प्यासे थे, अब खून से सैर हो जाओ। ये रिवायत तारीख में मशहूर हो गई। लेकिन कुछ मुअर्रिखीन कहते हैं कि कोरोश की मौत के बारे में मुख्तलिफ कहानियां मौजूद हैं। एक अजीम बादशाह का इख्तिताम। कोरोश की मौत के बाद इसका जिस्म वापस पसरगडे ले जाया गया। वहीं इसका मकबरा बनाया गया।
آج بھی ایران میں اس کا مقبرہ موجود ہے اور لوگ اسے احترام سے دیکھتے ہیں۔ تاریخ کا سبق: کوروش اعظم صرف ایک فاتح نہیں تھا، وہ ایک ایسا حکمران تھا جس نے انصاف کو اہمیت دی، مختلف قوموں کو آزادی دی اور ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ اسی لیے آج بھی تاریخ اسے دنیا کے عظیم ترین بادشاہوں میں شمار کرتی ہے۔